यूनिवर्स की शुरुआत कब और कैसे हुई? जहां किसी को पता है कि यूनिवर्स की शुरुआत से पहले क्या था और गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ। आइए चले देखते हैं दुनिया की शुरुआत से लेकर दुनिया के अब तक का सफर क्लैश ऑफ ब्रदर्स के पहले सीजन के पहले एपिसोड में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए करते हैं इस वीडियो को शुरू। आपको बता दें कि सबसे पहले इस पूरी दुनिया और इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, तो फिर अचानक एक धमाका हुआ जिसे हम बिग बैंग भी कहते हैं, जिसने एक नई दुनिया को जन्म दिया। असल में बिग बैंग इस बात का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है कि ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ और फिर आज जो सितारों और गैलेक्सीज का निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ। बिग बैंग का नाम वैज्ञानिक ब्रह्मांड के सबसे सामान्य सिद्धांत के लिए उपयोग शुरुआती समय से लेकर आज तक के लिए किया जा रहा है। ब्रह्मांड बहुत गर्म, छोटे और घने महाशक्ति के रूप में शुरू हुआ, जो 4 बुनियादी बलों का एक संयोजन है: तारे, परमाणु, रूप या संरचनाएं, जिन्हें सिंगुलैरिटी कहा जाता है। फिर लगभग 13.8 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष का बहुत तेजी से विस्तार हुआ। इसने परमाणुओं यानी कि एटम्स का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिससे अंततः तारों और गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। यह जॉर्ज लेमेत्रे थे जिन्होंने पहली बार 1927 में नोट किया था कि एक विशाल ब्रह्मांड का पता एक समय की शुरुआत से लगाया जा सकता है। ब्रह्मांड आज विस्तार कर रहा है और ठंडा हो रहा है। जॉर्ज लेमेत्रे के बारे आपको बता दें कि वो जॉर्ज ही थे जिन्होंने बिग बैंग का निर्माण 1927 में किया था। वैसे जॉर्ज का पूरा नाम जॉर्ज हेनरी जोसेफ एडवर्ड लेमेत्रे था और उनका जन्म 17 जुलाई 1894 शाल्वा सिटी ऑफ बेल्जियम में हुआ और उनकी मौत 20 जून 1966 में लूवन सिटी ऑफ बेल्जियम में हुई। जॉर्ज हेनरी जोसेफ एडवर्ड लेमेत्रे बेल्जियम के कैथोलिक पादरी, गणितज्ञ, खगोलशास्त्री और कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ लूवेन में भौतिकी के प्रोफेसर थे। उन्होंने सबसे पहले यह पहचाना था कि आसपास की आकाशगंगाओं की मंदी का विस्तार ब्रह्मांड के एक सिद्धांत द्वारा किया जा सकता है, जो कि एडविन हबल द्वारा 1929 में जल्द ही पुष्टि की गई थी। कुल मिलाकर ब्रह्मांड बढ़ रहा है और साथ बढ़ने के कारण तापमान घट रहा है। कॉस्मोलॉजी इस बात का अध्ययन है कि ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ और कैसे विकसित हुआ। कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने सहमति व्यक्त की है कि बिग बैंग सिद्धांत अब तक जो कुछ भी देखा है उसके अनुरूप है। फ्रेड हॉयल ने अपने रेडियो शो में सिद्धांत को बिग बैंग कहा। उन्हें विश्वास नहीं था कि बिग बैंग सही था। जो वैज्ञानिक उससे असहमत थे, उन्होंने नाम को हास्यास्पद पाया और इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। वैज्ञानिक कई अलग अलग प्रयोगों पर बिग बैंग सिद्धांत को आधार बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण दूर की गैलेक्सीज का लाल रंग है, जिसे हम रेडशिफ्ट भी कहते हैं। रेडशिफ्ट में डॉपलर प्रभाव होता है जो प्रकाश में होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी से दूर जाती है तो उसकी रंगीन किरणें वास्तव में लाल रंग के समान दिखाई देती हैं, क्योंकि वस्तु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की वेवलेंथ की गति द्वारा प्रचारित किया जाता है। वैज्ञानिक इस खींचे गए प्रकाश की वेवलेंथ का वर्णन करने के लिए रेड हॉट शब्द का उपयोग करते हैं, क्योंकि लाल विजिबल स्पेक्ट्रम पर सबसे लंबी वेवलेंथ है। रेडशिफ्ट जितना अधिक होता है, वस्तु उतनी ही तेजी से गायब हो जाती है। रेडशिफ्ट को मापने से वैज्ञानिकों ने दिखाया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और वे यह पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु पृथ्वी से कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। सटीक टिप्पणियों और मापों के साथ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड 13.8 बिलियन साल पहले एकांत में था। क्योंकि अधिकांश चीजें ठंडी हो जाती हैं क्योंकि वे विस्तार करते हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड शुरू करने के लिए बहुत छोटा और बहुत गर्म था। बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करने वाली अन्य टिप्पणियों में ब्रह्मांड में रसायनों की मात्रा शामिल है। हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम जैसे अत्यंत हल्के तत्वों की मात्रा बिग बैंग सिद्धांत से सहमत लगती है। वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव्स बैकग्राउंड रेडिएशन की भी खोज की है। इस रेडिएशन को रेडियो वेव्स के रूप में जाना जाता है और वे ब्रह्मांड में हर जगह हैं।
यह रेडिएशन अभी बहुत कमजोर और ठंडा है, लेकिन बहुत समय पहले यह बहुत शक्तिशाली और बहुत गर्म था। यह कहा जा सकता है कि बिग बैंग के समय से पहले कोई मतलब नहीं था। यदि बिग बैंग समय की शुरुआत थी, तो बिग बैंग से पहले कोई ब्रह्मांड नहीं था, क्योंकि अगर कोई समय नहीं था, तो कोई भी पहले नहीं हो सकता था। अन्य सिद्धांत बताते हैं कि बिग बैंग 13.8 बिलियन साल पहले शुरू नहीं हुआ था। इसके बजाय कुछ का मानना है कि बिग बैंग से पहले एक पूरी तरह से अलग ब्रह्मांड था, और यह शायद आज जो हम जानते हैं उससे बहुत अलग था। इसलिए यह अब भी रहस्य है कि बिग बैंग से पहले क्या एक और भी दुनिया थी। क्या हमसे पहले भी इस ब्रह्मांड था? यह अब भी एक रहस्य बना हुआ है। बिग बैंग के बाद एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ग्रेविटी ने व्यक्तिगत तारों को बनाने के लिए धूल और गैस को एक साथ खींचा, और उन सितारों ने संग्रह में एक साथ करीब खींच लिया, जो अंत में गैलेक्सीज को बनाने लगे, और ऐसे ही और भी नई गैलेक्सीज का निर्माण हुआ और वो अपने आकार में आने लगी। अगर हम गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो मुख्य रूप से कई प्रकार की होती है, जिनमें कई गैलेक्सीज की शेप देखने में मुख्य रूप से आपस में काफी मिलती जुलती है। गैलेक्सीज के 3 मुख्य प्रकार हैं, जिन्हें हम एलिप्टिकल गैलेक्सीज, स्पाइरल गैलेक्सीज और इरेग्युलर गैलेक्सीज कहते हैं। इनके अलावा गैलेक्सीज के और भी भाग होते हैं। अगर हम यूनिवर्स में देखें तो हमें कई गैलेक्सीज देखने को मिलती है, जिन्हें हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी, सेटस गैलेक्सी, फीनिक्स ड्वार्फ, स्मॉल मैगेलानिक क्लाउड, लार्ज मैगेलानिक क्लाउड, ड्रेको ड्वार्फ, मिल्की वे गैलेक्सी और अन्य गैलेक्सीज के नाम से जानते हैं। इन गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी हमारी भी है। हम बात कर रहे हैं मिल्की वे की, जो देखने में एक बाग स्पाइरल शेप जैसी लगती है, जिसका डायमीटर 1.5 लाख से लेकर 2 लाख लाइट ईयर्स के बीच है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कम से कम 100 से लेकर 400 अरब तक तारे हैं, और कम से कम ग्रहों की संख्या होने का अनुमान लगाया गया है। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का यह भी मानना है कि हमारी आकाशगंगा लगभग 5 बिलियन वर्षों में एंड्रोमेडा गैलेक्सी से टकराएगी, जिससे एक नई गैलेक्सी का निर्माण होगा। ब्रह्मांड में ग्रहों के अलावा डार्क एनर्जी भी होती है, जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। असल में डार्क मैटर की बात करें तो ब्रह्मांड में यह सबसे रहस्यमय है, क्योंकि डार्क मैटर का इस यूनिवर्स में कोई भी इंटरैक्शन नहीं होता, और एस्ट्रोनॉमर्स को अभी तक डार्क मैटर का असलियत में होने का कोई सबूत नहीं मिला है, जिसके कारण अभी भी डार्क मैटर को खोजने की कोशिश जारी है। डार्क मैटर की बात करें तो डार्क मैटर ऐसे कणों से बना होता है जो ना ही लाइट को अब्सॉर्ब कर पाता है और ना ही रिफ्लेक्ट कर पाता है, जिसके कारण उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से पता लगाना असंभव होता है। डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है जिसे हम सीधा नहीं देख सकते। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि मिल्की वे के आसपास डार्क मैटर 2 मिलियन लाइट ईयर तक फैल सकता है। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम गैलेक्टिक सेंटर से लगभग 27,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। गैलेक्टिक सेंटर एक इंटेंस रेडियो स्रोत है, जिसे सैजिटेरियस ए तारांकन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम सुपरमैसिव ब्लैक होल भी कहते हैं, जो मिल्की वे गैलेक्सी के मेसिया 87 के केंद्र में स्थित होता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल का साइज इतना विशाल होता है कि एस्ट्रोनॉमर्स इसे 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर से देख सकते हैं। यह 24 बिलियन माइल्स की दूरी पर है, और सुपरमैसिव ब्लैक होल सन से कम 1 लाख गुना बड़ा है। सुपरमैसिव ब्लैक होल का मास लगभग 4 मिलियन सन के बराबर होता है। साथ ही साथ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि स्टेलर नाम का एक और ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में है, जिसका मास सन से 20 गुना अधिक हो सकता है। यह भी माना जाता है कि स्टेलर मास जैसे और भी ब्लैक होल्स मिल्की वे में हो सकते हैं। ब्लैक होल्स बड़े या छोटे भी हो सकते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो सबसे छोटे ब्लैक होल सिर्फ एक एटम जितने छोटे होते हैं। ये ब्लैक होल्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन एक बड़े पर्वत जितना मास रखते हैं। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि हर गैलेक्सी में एक बड़ा ब्लैक होल होता है। आपको सोलर सिस्टम के बारे में बता दूं कि सोलर सिस्टम का गठन 4.6 बिलियन ईयर्स पहले एक विशाल इंटरस्टेलर मॉलिक्यूलर बादल के ग्रेविटेशनल कोलैप्स से हुआ था।
इनमें से ज्यादातर मैटर ग्रेविटी के कारण सेंटर में इकट्ठा हुए और बाकी सौर प्रणाली बनकर एक ऑर्बिटिंग डिस्क में तब्दील हो गए। इस प्रक्रिया द्वारा लगभग सभी तारों का निर्माण होता है और सन का भी। हमें पता है कि सन एक येलो कलर का छोटा तारा है। बाकी गैलेक्सीज के तारों के मुकाबले सन काफी छोटा तारा है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में इससे बड़ा तारा कोई नहीं है। सन में पूरे सोलर सिस्टम का 99.9% द्रव्यमान है। सन ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। सन का आकार इतना बड़ा है कि इसमें 1.3 मिलियन टाइम्स अर्थ समा सकती है। सन से आने वाली रोशनी हमारी अर्थ के ऊपर कुल 8 मिनट और 1.6 सेकंड्स में पहुंचती है। सन की रोशनी से हमें प्रकाश के रूप में ऊर्जा मिलती है, जिसमें इंफ्रारेड एनर्जी मतलब हीट, अल्ट्रावायलेट लाइट और रेडियो वेव्स होती है। ग्रहों के निर्माण की बात करें तो वैज्ञानिकों के मुताबिक एक अत्यंत सघन धूल और गैसों का बादल, जिसे नेब्यूला या निहारिका कहते हैं, अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब नेब्यूला सिकुड़ने लगता है तब तारों और ग्रहों का निर्माण होता है। अगर हम नेब्यूला की बात करें तो नेब्यूला अंतरिक्ष में पाए जाने वाले धूल और गैस के मिश्रण से बने बादलों का समूह है। इस मिश्रण में हाइड्रोजन, हीलियम एवं अन्य आयनाइज्ड गैस पाए जाते हैं। जब किसी नष्ट होते हुए तारे में विस्फोट होता है तो उससे भी कुछ नेब्यूला का निर्माण होता है। जब नए तारे बन रहे होते हैं उससे भी कुछ नेब्यूला का निर्माण होता है। अगर हम नेब्यूला के निर्माण की बात करें तो नेब्यूला के बनने के विभिन्न तरीके हैं। कुछ नेब्यूला उन गैसों के मिश्रण से बनते हैं जो पहले से ही इंटरस्टेलर माध्यम में है, जैसे कि ठंडे एवं घने आवरणिक बादल जब कंडेंस हो जाते हैं तब नेब्यूला का निर्माण संभव है। कुछ नेब्यूला तारों के वजह से बनते हैं, जैसे कोई तारा अपने अंतिम क्षणों में होता है तो उसमें भयंकर विस्फोट होता है जिससे नेब्यूला बनते हैं। नेब्यूला में पाए जाने वाले धूल और गैस काफी दूर तक फैले हुए रहते हैं। फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण वे एक दूसरे के नजदीक आकर पिंडों का निर्माण कर देते हैं। जैसे जैसे पिंडों का आकार बढ़ता जाता है, इनके बीच का खिंचाव भी तेज होता जाता है। हम सोलर सिस्टम को देखें तो हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं, जिनको हम मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून के नाम से जानते हैं। इनमें से पहले 4 ग्रह मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स को तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मतलब कि स्थलीय ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह ज्यादातर रॉक और मेटल से बने होते हैं और वे ज्यादातर ठोस होते हैं। अंतिम के 4 ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून को गैस जायंट्स कहा जाता है। यह इसलिए है क्योंकि वे अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत विशाल और ज्यादातर गैस से बने हैं। इनमें 2 सबसे बड़े ग्रह जुपिटर और सैटर्न को गैस जायंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, और 2 सबसे बाहरी ग्रह यूरेनस और नेपट्यून को हम आइस जायंट भी कहते हैं, जिन्हें हाइड्रोजन और हीलियम की तुलना में हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले पदार्थों से बने हुए होते हैं, जिनमें पानी, अमोनिया और मीथेन जैसे पदार्थ होते हैं। इन ग्रहों के अलावा सोलर सिस्टम में और भी अन्य चीजें होती है, जैसे कि मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉइड्स होते हैं। नेपच्यून के आगे कुआइपर बेल्ट और स्कैटर्ड डिस्क होती है, जहां पर हम स्कैटर्ड डिस्क को देखते हैं कि वो कुछ बिखरे हुए आकार के होते हैं। इन एरियाज में प्लूटो जैसे कई धोटे ग्रहों की खोज भी की गई है। इन क्षेत्रों में हजारों बहुत छोटी वस्तुएं भी हैं, जैसे कि कॉमेट्स, सेंटोर्स और इंटरप्लैनेटरी डस्ट। यह सब मिलकर सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। कहते हैं कि अगर किसी वस्तु का निर्माण होता है तो उसका कभी न कभी अंत भी जरूर होता है। वैसे ही कभी न कभी हमारी दुनिया का भी अंत होगा, और इसी के साथ हमारी वीडियो भी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।